हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है क्या कि केमिकल एनर्जी को हम किस में चेंज कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, हम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे करेंगे? जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये हम किससे करेंगे? ये हम करेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से। ये हम करेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से। ठीक है। फिर जब हम ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से, इस इलेक्ट्रिसिटी को हम किस में यूज़ करेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को करने में। फिर हम इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किस में करेंगे? दिस इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है। अभी सवाल आता है कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है। बहुत से लोगों को तो पता होता है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी पता होता है। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देते हैं। देखिए, दो तरफ लिख लेते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। और एक तरफ लिख लेते हैं हम अपना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है। देखिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जो किसी सिस्टम में वो खुद ही होता है। ठीक है। जो खुद से ही होता है, उसे बाहर से किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है कि जो दैट अकर्स इन ए सिस्टम बाय इटसेल्फ। मतलब वो खुद से ही होता है, कोई बाहर से आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। नो एक्शन फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम। ठीक है। और बाहर से की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की। वहीं पे अगर हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसमें एक्सटर्नल एक्शन कंटिन्यूसली अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है, जब तक आप एक्सटर्नल एक्शन, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो वो प्रोसेस होगा ही नहीं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा कि दिस प्रोसेस will not take place unless some external action is continuously applied। ठीक है। उसके बाद आता है, देखिए, अभी हमने आपको ये तो बता दिया कि ये प्रोसेसेस क्या होते हैं। अब मुद्दे की बात ये आती है कि इसका एग्जांपल कौन सा होता है। अगर दैनिक जीवन में देखें, रोज़मर्रा के जीवन में देखें, तो जैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जैसे हॉट वाटर है। ठीक है। आपने कोई गर्म पानी रखा किसी कंटेनर में, सपोज़ गिलास में ही रख लिया, तो एक टाइम ऐसा होगा कि वो एक कमरे का जो टेम्परेचर है उस तक चला जाएगा, मतलब वो ठंडा होता चला जाएगा। ठीक है। और इस चीज़ के लिए उसे कुछ एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्सटर्नल एक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वो खुद से ही ठंडा होगा, है ना। और वो ठंडा होने के लिए क्या करेगा? हीट इवॉल्व करेगा। ठीक है। तो जो उसकी हीट निकलेगी वो क्या होगी? एक एनर्जी होगी। और उसी एनर्जी को यूज़ करते हैं किस में? कि उसी एनर्जी को हम दूसरी एनर्जी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में देखिए, अगर कोई आपने ठंडा पानी रखा तो खुद से तो गर्म होगा ही नहीं, है ना। आपने कमरे में ठंडा पानी रख दिया तो खुद से गर्म नहीं होगा, तो कोई आपको एक्सटर्नल
एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे क्या हो, वो गर्म हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे आप, गैस पे रखेंगे उस पानी को, वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या एग्जांपल हो सकते हैं कि हॉट वाटर को आप, हॉट वाटर कंटेनर cools down by its own by losing heat to सराउंडिंग। ठीक है, और इसमें क्या एग्जांपल आ जाएगा, देखिए वाटर एट रूम टेम्परेचर cannot gain heat by itself। ठीक है, so it can be made hot by heating it over a burner। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपको समझ में आ गया हो बहुत अच्छे से। देखिए अगर आप केमिस्ट्री की टर्म्स में देखिए तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एक एग्जांपल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसका एक एग्जांपल और होता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, तो इसका हो जाएगा 4Fe। जब आयरन को आप खुला छोड़ देते हो नमी में, तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेता है, Fe2O3, और इसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, और वहीं पे अगर आप नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन जब एक बार आयरन पे रस्ट हो लग जाता है, जंग लग जाता है, फिर वो खुद से नहीं जाता, उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसका जो उल्टा हुआ वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, क्या 2Fe2O3 4Fe प्लस 3O2, यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आई होप आपको नॉन स्पॉन्टेनियस एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डिफरेंस पता चल गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखिए, जैसे हमने रिडॉक्स रिएक्शन वाले पार्ट में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, वही सेल जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, और उससे इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें रोड डिप कर देते हैं उन सेल्स में, और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, इस टाइप के सारे सेल्स को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोलते हैं ना, जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं केमिकल से। ठीक है, तो हमने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन में डेनियल सेल पढ़ा था एक, जिसमें क्या था, जिंक और कॉपर वाला, जिंक और कॉपर का हमने बनाया था सेल। ठीक है, तो जो डेनियल सेल है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका एक एग्जांपल जो था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो था डेनियल सेल। और ये क्या करता था, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसकी रिएक्शन क्या थी, देखिए जिंक था और फिर कॉपर आयन, और फिर किस में चेंज हो रहा था, जिंक आयन एंड ये कॉपर में। जिंक का क्या हो रहा था, जिंक का हो रहा था ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन। कॉपर का हो रहा था रिडक्शन और जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और देखिए ये जो डिवाइस है और इसमें जो पोटेंशियल आया था, जो इसका पोटेंशियल आया था वो क्या आया था, 1.1 वोल्ट। और ये 1.1 वोल्ट कब आता है, जब इन सब की जो कॉन्सेंट्रेशन हो क्या हो, वो हो 1 मोल पर लीटर। ठीक है, इन सब की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, जो जिंक आयन है, ठीक है, और कॉपर आयन है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, 1 मोल पर लीटर। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा देते हैं। जो डेनियल सेल है, देखिए हमने क्या किया था,
2 अलग अलग बीकर लिए थे, ठीक है। एक में हमने कर दिया था ZnSO4, इसमें ले लिया था ZnSO4 और इसमें ले लिया था हमने CuSO4। इसका तो डायग्राम है, 1 मिनट। इसमें क्या किया था हमने, एक में ले लिया था हमने ZnSO4 सॉल्यूशन और एक में ले लिया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसमें डिप की थी जिंक रोड और इधर डिप की थी कॉपर रोड, ठीक है। तो हमें पता था कि जिंक आयन जो था वो किस जिंक आयन वाले जो ये वाला पोर्शन है, इसमें ये जिंक आयन लिबरेट कर रहा था, ठीक है। और जिंक आयन लिबरेट कर रहा था तो यहाँ पे क्या जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके थ्रू, स्विच के थ्रू आ रहे थे इसमें। और फिर जो इसमें कॉपर आयंस हैं, कॉपर आयंस को किस में रिड्यूस कर रहे थे, कॉपर में, और वो कहाँ डिपॉजिट हो रहे थे, इसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए ये काम हो रहा था यहाँ पे, किस में, डेनियल सेल में। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे और आपको पता है इलेक्ट्रॉन मूव करने की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से में क्या मूव करती है, करंट। जो करंट हम बोलते हैं, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है, करंट की डायरेक्शन होती है। बीच में हमने साल्ट ब्रिज लगा दिया था, साल्ट ब्रिज का भी हमने यूज़ बताया था। साल्ट ब्रिज क्या करता है, आयंस को मिक्स नहीं होने देता, जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखता है। दोनों बीकर्स में इनकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या करता है, मेंटेन रखता है। वो कैसे मेंटेन करता है, देखो जो साल्ट ब्रिज है वो बेसिकली वो आयन होते हैं जो इस वाले दोनों सॉल्यूशन में आयन वो होने नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने KCl ले लिया था, ठीक है, और कैसे बनाया था इसको, KCl प्लस अगर, ठीक है, और प्लस जेली, ऐसे इनको मिक्स करके क्या कर लिया था, इनको मिक्स करके फिर इनको ठंडा करके, ठीक है, इसको सॉलिडिफाई करके साल्ट ब्रिज बना लिया था और यहाँ पे इसको डिप कर दिया था। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ से जिंक आयन है, ठीक है, यहाँ से ये इसमें जाएगा, इसमें जिंक आयन छोड़ देगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे। लेकिन जिंक आयन अगर इसमें आ गए तो इसमें KCl है तो क्लोराइड आयन जिंक आयन के साथ रिएक्ट कर देंगे और उसको कैंसिल आउट कर देंगे। इधर भी ऐसे ही, जैसे यहाँ पे कॉपर आयन इसमें आए, नहीं कॉपर आयन कॉपर आयन तो इधर चला गया, इस पे बचा क्या, SO4। तो SO4 के साथ कौन रिएक्शन कर देगा, SO4 2- के साथ रिएक्शन क्या कौन कर देगा, K पॉजिटिव। तो एक दूसरे को मिक्स नहीं होने देता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन भी मेंटेन रखता है। ये काम किसका होता है, ये काम होता है साल्ट ब्रिज का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए जो ये सेल है ना, ठीक है, इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होता है कि इसमें ऑटोमेटिक ही खुद से ही करंट इधर से इधर जा रही है, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपको एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाना पड़ रहा है, ठीक है। ये इतना डायग्राम को आप छोड़ दें तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाना पड़ रहा है। तो जो ऐसे सेल होते हैं जिसमें आपको एक्सटर्नली कोई वोल्टेज नहीं लगाना है और जिसमें खुद से ही एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं, ऐसे सेल्स को बोलते हैं गैल्वानिक सेल। ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं, गैल्वानिक सेल, या फिर क्या बोलते हैं, वोल्टेइक सेल। क्या बोलते हैं, वोल्टेइक सेल, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जो गैल्वानिक सेल और वोल्टेइक सेल, उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, अब ये डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब जो डेनियल सेल था वो तो खुद से ही हो रहा था, ठीक है, हमने सिर्फ रोड डिप की दोनों करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, ठीक है, उन्हीं के मेटल की रोड इसमें डिप कर दी। जैसे ये ZnSO4 है तो इसमें जिंक की रोड डिप कर दी, ये कॉपर CuSO4 है तो इसमें कॉपर की रोड डिप कर दी। अब क्या है कि हमने क्या किया, इसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया, ठीक है, इसमें हमने क्या लगाया, एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल लगाया। अपोजिट मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर है तो हमको इसको रिवर्ट करनी है। तो हमने क्या किया, जो ये एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया, हमने क्या किया, ये 1.1 वोल्ट से कम लगाया। मतलब जितना ये खुद से ही एक वोल्टेज जनरेट कर रहे थे, ठीक है, जो खुद से ही एक वोल्टेज जनरेट कर रहे थे उससे कम लगाया। तब क्या होगा कि अब ये इसको अपोज करेगा, इसको जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है इसको अपोज करेगा। अब इधर से इधर जाने में जब इसको अपोज करेगा, लेकिन सिंस ये इसके वोल्टेज से कम है तो ये थोड़ा सा क्या करेगा, होगा तो, बट इसका जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने की मतलब जो रिएक्शन होना है वो धीरे धीरे होने लगी, ज़्यादा मतलब जैसे पहले हो रही थी उससे उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी,
ठीक है। अब क्या होगा कि ई एक्सटर्नल उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, जब हम बढ़ा रहे हैं तो इधर तक चले गए, ठीक है, यहाँ तक ले आए, बढ़ा दिया हमने। जब ई एक्सटर्नल को 1.1 वोल्ट, मतलब इसका जितना वोल्टेज था, जितना ये वोल्टेज क्रिएट कर रहा था डेनियल सेल, ठीक है, उतना ही हमने ये एक्सटर्नल लगा दिया। जब धीरे धीरे बढ़ा के उस वोल्टेज तक ले आए तो अब क्या कर रहा है, अब ये हो रहा है कि अब कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, अब रिएक्शन रुक गई है, ठीक है। जब इतना ही वोल्टेज लगा दे, देखिए वोल्टेज, इसका वोल्टेज इधर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर वाले का वोल्टेज इधर आने की कोशिश करेगा। जब दोनों तरफ से फोर्स बराबर लगेगी तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो अब कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब क्या होता है कि अब हमने ई एक्सटर्नल को ज़्यादा कर दिया है, कि इससे 1.1 वोल्ट से 1.1 वोल्ट से अब हमने इसको ज़्यादा कर दिया। अब क्या है, अब ये यहाँ आ गया, अब ज़्यादा कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी डायरेक्शन रिवर्ट हो जाएगी, ठीक है, इनकी डायरेक्शन रिवर्ट हो जाएगी। और क्या होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से जाके जिंक वाले कंटेनर में जाना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ना जाके फिर इधर से जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो रिएक्शन है वो हो जाएगी रिवर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हुआ। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल वही होते हैं जिसमें क्या करते हैं, जो नॉर्मल जो टेंडेंसी है उससे ज़्यादा हम एक्सटर्नल वोल्टेज लगा के, ठीक है, उस चीज़ को रिवर्ट कर देते हैं। और अगर हमने रिवर्ट कर दिया तो फिर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा। ये किसको करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। जो डेनियल सेल में रिएक्शन हो रही है वो तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, क्योंकि वो खुद से हो रही है, ठीक है, हमने तो एक सेटअप दे दिया बस उसको। लेकिन जब आपने उसमें एक्सटर्नल वोल्टेज दे दिया, एक्सटर्नल पोटेंशियल दे दिया, वो रिएक्शन रिवर्स हो गई, क्योंकि वो उसकी नेचुरल टेंडेंसी नहीं है। अब नेचुरल टेंडेंसी से विपरीत चला गया, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करा दिया। तो इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल हम पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, ये होता है कि अ डिवाइस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी to bring non-spontaneous changes, या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करेंगे तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन उल्टी होगी। रिएक्शन होगी ये, कॉपर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फर्निश होंगे, जिंक आयन को दे देगा ये, यहाँ पे बनेगा ZnS और यहाँ पे बनेगा Cu2 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। हमारा काम तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही करना है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करना थोड़ी है। तो उसके लिए हम क्या सेट करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम किसी के, जब इस नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज भी तो तभी करवाएंगे जब हमें किसी की प्रवृत्ति पता होगी कि ये नेचुरली क्या करता है, ठीक है ना। देखिए बेसिकली हमने रिडॉक्स रिएक्शन वाले जो सबसे लास्ट वाली वीडियो बनाई थी थ्योरी में, उसमें बताया था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होता है, ठीक है, वो उतना ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसी वजह से जितने भी मेटल्स हैं वो सारे बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और हमने बताया था कि जो जिंक है वो ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, किससे, कॉपर से, ठीक है। तो ये हमने कैसे पता किया, ये तो हमने डेनियल सेल के थ्रू ही पता चलेगा, ठीक है ना। फिर रिवर्स रिएक्शन तो तभी होगी जब हमें नेचुरली कुछ पता हो। तो देखिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारे डेनियल सेल बनाए, उनके रिडक्शन पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो हमने एक सेटअप तैयार कर दिया कि कौन किसको रिड्यूस करता है, अलग अलग रोड डिप करके देखी, ठीक है, कौन, और उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया एक सीरीज़ बना दी, कौन किसको रिड्यूस करता है, ठीक है, और किस में डाल के क्या होता है। तो हमने डेनियल सेल के पैटर्न पे बहुत सारे गैल्वेनिक सेल बनाए, ठीक है। उससे हमने क्या किया, उसमें गैल्वेनिक सेल बनाए क्या, अब जिंक और कॉपर आयन की जगह दूसरे मेटल ले लिए, ठीक है। बहुत सी जगह तो हमने ऐसा किया कि ये जो दोनों आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन थे उसमें सेम ही सॉल्यूशन डाल दिया, मतलब सेम आयंस के सॉल्यूशन डाल दिए, और रोड क्या कर दी, अलग अलग कर दी। जब रोड अलग अलग कर दी, ठीक है, फिर क्या किया कि फिर जब देखिए जब सेम आयंस का तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन है तो फिर साल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं, क्योंकि साल्ट ब्रिज का काम ही क्या होता है, आयंस को मिक्स ना होने देना।
ठीक है, तो उसमें साल्ट ब्रिज नहीं लगाते। देखिए, तो अब गैल्वेनिक सेल के बाद अगला हमारा जो टॉपिक है, गैल्वेनिक सेल के बाद हमने देखा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और अगला हमारा टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखिए, जब भी हम ऐसा कोई पैटर्न बनाते हैं, देखिए, तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि ये इसमें अंदर आएगा सॉल्यूशन में जिंक आयन, और इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं एकदम से सारे भाग जाएंगे, कुछ यहाँ पे भी रहेंगे। तो जैसे तो इस उनकी वजह से जो जिंक आयन्स हैं वो यहाँ पे क्या होना है, इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे इस पर। उसी समय जब ये जिंक आयन यहाँ इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, उसी समय यहाँ से कॉपर आयन इसमें लिबरेट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे किसकी अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी। तो इन सब प्रोसेसेस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ना एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि हर इलेक्ट्रोड का मतलब हर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, देखिए एक लिमिट तक ही तो यहाँ पे ये जमा होंगे, एक टाइम ऐसा होगा जमा होने बंद हो जाएंगे। ठीक है, जब जमा होने बंद हो जाएंगे तो इनमें एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रोलाइट का एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तो बात हुई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद आ जाते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जहाँ देखो, जहाँ भी ये टर्म आ जाती है ना स्टैंडर्ड, वहाँ आपको क्या लेना है, आपको प्रेशर ले लेना है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ले लेनी है आपको, यूनिटी या फिर 1 मोल पर लीटर। ठीक है, जब आपकी ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होगी, प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर होता ही है, क्योंकि हम नॉर्मल प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो तो 1 एटमॉस्फेयर होता है, और कॉन्सेंट्रेशन आपने 1 मोल पर लीटर ले लिया। तो इसमें क्या होगा, जब ये कंडीशन लगा देंगे तब जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा हर एक सेल का, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, अब अगला आता है आईयूपीएक कन्वेंशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आईयूपीएक कन्वेंशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आईयूपीएक ने क्या बताया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, इसने बताया कि देखिए, आईयूपीएक के अनुसार जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, उसको ही आईयूपीएक ने क्या बोला, इसको ही हम बोलेंगे क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब जितने के भी पोटेंशियल हम देखेंगे उनके रिडक्शन पोटेंशियल निकाल के ही देखेंगे। ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे, जितना भी हम कंपैरिजन करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल में आप एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, जिसका जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतना ही बढ़िया क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसी वजह से जो ऊपर वाली रिएक्शन है इसमें जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, ठीक है, कॉपर का ज़्यादा होता है। अगर आप इन्हीं में देखें, इसमें ही देखें, तो जो क्लोराइड फ्लोराइड ये होते हैं, हैलाइड्स होते हैं, इनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेंगे अच्छे, ये बैड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। अब देखिए, आईयूपीएक ने बोला कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही इसने क्या बोला कि जहाँ भी आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखे, उसका मतलब यही है कि हम क्या ले रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन करके नहीं देखना, रिडक्शन पोटेंशियल से ही हम सब कुछ देखेंगे। ये सब चीज़ें इसलिए करते हैं ताकि कंफ्यूजिंग ना हो चीज़ें। ठीक है,
और ये सब चीज़ें आगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसने कहा कि जो गैल्वेनिक सेल है ना, गैल्वेनिक सेल्स कौन से थे, जो डेनियल सेल के और ज़्यादा रूप हमने अपने अकॉर्डिंग लैब में क्या किए, लैब में और ज़्यादा चीज़ें कर के देखी, और ज़्यादा सेल बनाए डेनियल सेल की तर्ज पे, मतलब जिसमें खुद से ही होता है सब कुछ। तो देखिए इसमें जो हाफ सेल है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किस में हो रहा था, देखिए इसमें ये हो रहा था ना, इसी से देखिए कॉपर वाला हो रहा था। ऑक्सीडेशन को हम बोलेंगे एनोड, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पे हम बोलेंगे एनोड, ठीक है। और ये क्या होगा, निगेटिव पोटेंशियल होगा। इसमें क्या होगा, निगेटिव पोटेंशियल होगा, किससे, विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। और जो हाफ सेल होगा जिसमें क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। रिडक्शन किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है, ठीक है। उसको हम बोलेंगे कैथोड। उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल बोलेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए एक तरफ निगेटिव पोटेंशियल है, एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना, देखिए ये निगेटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से होगा, निगेटिव पोटेंशियल से कहाँ पे होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि यहाँ से ही तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल क्यों, क्योंकि यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव को मिलेंगे। तो उस तर्ज पे आयुपेक ने इसका क्या किया, आयुपेक ने कन्वेंशन दिया, ठीक है। तो चलिए, और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, वो कैसी होती है, वो क्या होती है, अपोजिट होती है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और भी सारी चीज़ें। तो इस वीडियो के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।